साथियों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं आपको आज भूगोल के बारे में बताएंगे, भूगोल में विशेष करके भारत के बारे में कि भारत की स्थिति विस्तार, इसका कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, कैसा है, किस प्रकार से है, कहाँ पे है और फिर इसका क्षेत्रफल कहाँ है, इसका उत्तरतम बिंदु कहाँ पे है, दक्षिणोत्तर बिंदु कहाँ पे है, पश्चिमोत्तर बिंदु कहाँ पे है और पूर्वोत्तर बिंदु कहाँ पे है, ये सब हम चीज़ बताएंगे। लेकिन किसी भी मैप को देखने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि पहले उसको हम दिशा के बारे में जानकारी हमको हो जाए। दिशा क्या है, सबसे मेन पॉइंट है। अगर आपको दिशा की जानकारी नहीं है, ये तो भारत का मैप है, अगर विश्व का मैप रहेगा, जौनपुर का मैप रहेगा तो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके गांव का खेत का अगर नक्शा है, आपके गांव का खेत का नक्शा है, तब उसे कैसे आप देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने चल रहे हैं, जो कि आपको परीक्षा में भी काम आएगा और आपको पढ़ाई में भी काम आएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम दिशा के बारे में, दिशा का वर्णन करेंगे कि दिशा क्या है, किस दिशा का इसमें महत्वपूर्ण योगदान क्यों है। तो ये देख रहे हैं, इस प्रकार से दिशा है। ऐसे हम खींच देते हैं। ऊपर की तरफ हम उत्तर कहते हैं, नीचे की तरफ दक्षिण कहते हैं, राइट साइड में इसे हम ईस्ट कहते हैं और लेफ्ट साइड में इसे हम वेस्ट कहते हैं। अब ऊपर की तरफ क्या है, उत्तर साइड, नीचे की तरफ क्या है, दक्षिण साइड, राइट साइड में क्या है, पूरब साइड और पश्चिम, और लेफ्ट साइड में क्या है, पश्चिमी साइड। तो मैप के द्वारा हम भारत या किसी भी मैप की जानकारी अच्छे ढंग से निकाल सकते हैं और इसके बाद हम उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये मैप के लिए ये जानकारी है कि दिशा का जानना अति आवश्यक है। अगर दिशा की जानकारी हो गई, अब आपको ये देखना है कि जैसे इसके मानचित्र के घटक होते हैं, मानचित्र को देखने के 3 घटक होते हैं। ये तीनों घटक का भी नाम याद रखिएगा, दिशा, दूरी, प्रतीक। ये मानचित्र देखने के 3 घटक हैं, दिशा, दूरी, प्रतीक। अब ये 3 प्रतीक हो गए, यानी घटक हो गए। दिशा के द्वारा हम मैप को देख सकते हैं कि किस दिशा में है, दूरी के द्वारा हम उसे नाप सकते हैं, और प्रतीक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि कहाँ पे कैसा प्रतीक लगा है, कहाँ पे क्या प्रतीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ लगा है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीला कलर में है, तो ये चिन्ह होता है। इसके द्वारा हम पूरे मैप को आसानी से देख सकते हैं। इसलिए अगर मानचित्र का पूछा जाए कहीं पर भी कि मानचित्र का घटक कौन सा होता है, तो मानचित्र के घटक 3 होते हैं, दिशा, दूरी, प्रतीक। आइए इसके बाद हम आपको पूरे भारत के बारे में एक बार चर्चा करते हैं कि पूरा भारत देश कैसा है, इसका स्थिति और विस्तार कैसा है। ये ऊपर की साइड में उत्तर है, नीचे की साइड में दक्षिण है और राइट साइड में पूरब है और लेफ्ट साइड में पश्चिम है। तो इसे हमें बताने का कारण है कि यहाँ गुजरात से लेकर के, आप देख रहे हैं गुजरात से लेकर के यहाँ दक्षिणी साइड में, गुजरात से लेकर के दक्षिणी साइड में, और फिर दक्षिणी साइड आने के बाद कन्याकुमारी से लेकर के पश्चिमी बंगाल तक, इसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीप भारत कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत उसे कहते हैं जो भाग 3 तरफ से सागर से घिरा हो और एक तरफ से धरातल से सटा हो, उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। इसीलिए आपका भारत देश प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। और कहाँ से कहाँ तक? प्रायद्वीपीय भारत ये गुजरात से लेकर के दक्षिण तक, फिर यहाँ बंगाल तक, तो इतना भाग इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत को ही दक्षिण का पठार भी कहा जाता है। दक्षिण का पठार या दक्कन का पठार इसे कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, ये सागरों वाला किनारा है, यहाँ पे सागरों का तट है, यहाँ पर भी सागर का तट है, यहाँ पे अरब सागर का तट है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी का तट है। तो इसीलिए जब सागरों का तट है तो इसे तटवर्ती प्रदेश कहते हैं। यहाँ पे भी सागरों वाला प्रदेश है, सागरों के पास में प्रदेश है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तटवर्ती प्रदेश कहते हैं। तो ये पूरब साइड वाले जो तटवर्ती प्रदेश होते हैं, इसे पूर्वी तटवर्ती प्रदेश कहते हैं, और पश्चिमी साइड वाले को कहते हैं पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश कहते हैं। और कभी कभी जैसे पूछ देता है कि पूर्वी तट किधर है, पश्चिमी तट कहाँ पे है। पश्चिमी तट पे जैसे कि एक 16 नामक घास भी पाई जाती है। परीक्षा में कई बार पूछ चुका है कि 16 नामक घास कहाँ पे पाई जाती है। 16 नामक घास भारत के दक्षिणी में पश्चिमी तट पर पाया जाता है। 16 नामक घास, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि 2011 में भी पूछा गया था कि 16 नामक घास कहाँ पाई जाती है। तो 16 नामक घास ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ कहाँ पे पाई जाती है, भारत के प्रायद्वीपीय भारत में या
पश्चिमी तट पर पाई जाती है। अब आइए हम इसका आपको क्षेत्रफल बताते हैं। भारत देश का क्षेत्रफल, सबसे पहले इसको देखिए कि भारत का उत्तरतम बिंदु को क्या कहते हैं? इंद्रकॉल कहते हैं। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के पास में है। फिर भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है? भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार है, ये द्वीप समूह है। यहाँ पर ये भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, ये अंडमान निकोबार के पास है। अगर कभी परीक्षा में पूछा जाए कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट। फिर पूछता है कि भारत का जो पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है, तो सर क्रीक। ध्यान दीजिएगा, भारत का पश्चिमोत्तर जो बिंदु है सर क्रीक कहा जाता है। कहाँ पे है? गुजरात के पास में है। कहाँ पे है? गुजरात के पास में है। फिर भारत का पूर्वोत्तर बिंदु कहाँ पे है? भारत का पूर्वोत्तर बिंदु दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के पास। भारत का पूर्वोत्तर बिंदु अरुणाचल प्रदेश के पास में है, जिसे क्या कहते हैं? बलांगू। वलांगू के नाम से जाना जाता है। वलांगू, बलांगू के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे है बलांगू? देख रहे हैं, बलांगू अरुणाचल प्रदेश के पास में है। अब आइए हम इसका क्षेत्रफल बताते हैं। पूरे भारत देश का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत देश का दोस्तों क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है इस भारत देश का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, भारत देश का क्षेत्रफल है। और हम एक मेन पॉइंट आपको बताए हैं कि भारत का उत्तरतम बिंदु किसे कहते हैं? इंदिरा को कहते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु किसे कहते हैं? इंदिरा पॉइंट को कहते हैं। भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु किसे कहते हैं? सर क्रीक को, सर क्रीक। और भारत का जो पूर्वोत्तर बिंदु है अरुणाचल प्रदेश के पास में है, इसे क्या कहते हैं? वालांगू। तो ये सब मेन पॉइंट आप इसको नोट करते चलिएगा, जैसे कभी परीक्षा में आए तो ये आपके काम में आ सके। अब हम आपको आगे बताने चल रहे हैं कि भारत और चीन, एक एक चीज बहुत पॉइंट की हम आपको बता रहे हैं कि भारत और चीन की सीमा रेखा को, भारत और चीन की सीमा रेखा यहां से आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के यहां तक, कहां तक? उत्तराखंड तक। जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड तक, और यहां पश्चिम बंगाल से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, यहां तक क्या है कि चीन भारत देश से सटा हुआ है। चीन भारत देश से सटा हुआ है, इसीलिए भारत और चीन की सीमा रेखा को मैक-मोहन रेखा कहा जाता है। मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। सन 1914 ईस्वी में, सन 1914 ईस्वी में शिमला में यह रेखा निर्धारित की गई थी। 1914, ध्यान दीजिएगा, 1914 में यह रेखा निर्धारित की गई थी, जिसे हम क्या कहते हैं? मैक-मोहन रेखा। 1914 में यह शिमला में निर्धारित की गई थी कि यह रेखा मान्य होगा, जिससे कि इसके इधर हमारा साइड है, उसके उधर आपका साइड है। तो इसे कहते हैं मैक-मोहन रेखा, और 1914 ईस्वी में इसे शिमला में निर्धारित किया गया था। फिर आइए हम आगे देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत यहाँ पे है, देख रहे हैं, भारत पाकिस्तान सटा हुआ है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, यानी कि बॉर्डर जो होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी एक रेखा है। ये रेखा देख रहे हैं, इसके अंदर भारत है, इसके अंदर इस साइड में क्या है? इसके इस साइड में पाकिस्तान है, इसके इस साइड में भारत देश है, जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और जम्मू कश्मीर आदि हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ये भी रेड क्लिफ रेखा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को रेड क्लिफ रेखा, ध्यान दीजिएगा, ये पाकिस्तान में है। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा खींची गई, और यह 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सीजे रेडक्लिफ ने इस रेखा को माना था। इसीलिए उनके नाम के कारण ही उन्हीं के नाम रख दिया गया रेड क्लिफ रेखा। ये कहाँ पे है? भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ये 15 अगस्त 1947 को सर सीजे
रेडक्लिफ ने इसको निर्धारित किया था। आइए हम आगे अब बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है इसे किस नाम से जाना जाता है और एक कब, इस रेखा को कब निर्धारित किया गया था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि अफगानिस्तान है कहाँ पे। ये देख रहे हैं भारत देश, भारत देश के सबसे ऊपर में यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के बगल में ये सब तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान, और इससे बगल में यहाँ पे देखिए एक पतली सी रेखा दिखाई दे रही है, पतली सी रेखा दिखाई दे रही है, अफगानिस्तान से यही सटा हुआ है। अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो रेखा बनती है, जो रेखा बनती है इसे डूरंड रेखा कहते हैं, इसे डूरंड रेखा कहते हैं। यह डूरंड रेखा सन 1996 ईस्वी में, सन 1996 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित किया गया था, सर डूरंड द्वारा यह निर्धारित किया गया था। यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ये देख रहे हैं, ये रेखा जो निर्धारित किया गया है यहाँ पे, इधर अफगानिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान भी है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसको फिर से समझ लीजिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा 1996 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी, सर डूरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी। यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, आप इसको देखते चलिएगा और समझते चलिएगा और वीडियो लास्ट तक देखते चलिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, इसके आगे हम आपको बता रहे हैं। ये तो हो गया कि जितना भी जहाँ पर रेखा निर्धारित की गई थी किसने किया था, किस प्रकार से किया था, भारत का क्षेत्रफल कितना है, कौन सा उत्तरतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है, पश्चिमोत्तर बिंदु है, पूर्वोत्तर बिंदु है, ये सब हम आपको बताए थे। अब हम आपको बताएंगे कि भारत में कर्क रेखा कितने प्रदेशों के ऊपर से होके गुजरती है। भारत में कर्क रेखा कितने प्रदेशों के ऊपर से होकर के गुजरती है। इस सब कई बार परीक्षा में आता है, परीक्षा में पूछ देता है कि भारत के ऊपर से कर्क रेखा जो गुजरी है कितने प्रदेश के ऊपर से होकर के गुजरती है। ये देख रहे हैं, कितने प्रदेशों के ऊपर से होकर के गुजरती है, ये जानना अति आवश्यक है। तो इसे हम आपको बताने चल रहे हैं कि ये कैसा है, कहाँ पे है, अच्छे ढंग से हम आपको बताने हैं। भारत में कर्क रेखा, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों के ऊपर से होके गुजरती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको साधारण ढंग से, आप बहुत से ट्रिक जानते होंगे, आप ऐसा ट्रिक जानते होंगे जैसे मित्र पर गमछा झाड़ आदि, आप सब YouTube में देख चुके हैं। लेकिन आप उसके द्वारा ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा प्रदेश किस प्रदेश के बाद आएगा, इसलिए इसको आपको मैप से देखने की अति आवश्यक है। इससे क्या होगा कि आप जानते रहेंगे कि किस प्रदेश के बाद अगला प्रदेश आएगा, किसके बाद अगला आएगा, किस के बाद अगला आएगा। अगर आप ट्रिक से याद करेंगे तो ट्रिक से तो याद हो जाएगा, लेकिन वो तर्क लगा नहीं पाएंगे कि कहाँ पे क्या है। तो आइए हम इसको सर्वप्रथम शुरू करते हैं स्टार्ट कि जैसे कि कहाँ से शुरू होता है, कैसे है। तो आइए सबसे पहले ये हम देखते हैं कि भारत के ऊपर से कर्क रेखा भारत के मध्य से होके गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से, मध्य यानी कि भारत यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसके मध्य से, इसके बीच से होके गुजरती है, इसके बीच से। मैप के द्वारा दोस्तों अगर आप देखेंगे, मैप के द्वारा अगर अच्छे ढंग से समझ लेंगे, समय थोड़ा सा अवश्य लगेगा आपको, लेकिन हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो भारत को देख रहे हैं, भारत के मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले उसको देखते हैं। अब जैसे कि इसमें बताया गया है कि भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो मध्य कहाँ है? ये मध्य यहाँ से यहाँ के इसके बीच में गुजरात आ रहा है, गुजरात। और जब मध्य रेखा गुजरात से गुजर रही है तो इसका मतलब है कि ये रेखा ऐसे आ रही है, यहाँ से कर्क रेखा इस प्रकार से गुजर रही है। जब इस प्रकार से ये रेखा गुजर रही है तो आइए देखते हैं कौन कौन सा प्रदेश है। देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये मध्य से गुजर रही है कर्क रेखा,
और ये 23.5 अंश पे कर्क रेखा होती है, 23.5 अंश पे कर्क रेखा होती है। तो सब 23.5 अंश ये देख रहे हैं, 23.5 अंश यहाँ पे, 23.5 अंश यहाँ पे है और 23.5 अंश से गुजर रही है। तो ये सबसे पहला आपका प्रदेश आएगा कर्क रेखा में। भारत के ऊपर जो कर्क रेखा गुजरा है, पहला प्रदेश आएगा आपका गुजरात। ध्यान दीजिएगा, पहला रेखा आएगा गुजरात। दूसरा रेखा देखिए इसी के ठीक सामने, ऐसे चलते आगे बढ़ते जाइए तो यहाँ पे दूसरा प्रदेश आ जाएगा मध्य प्रदेश। पहला आया गुजरात, दूसरा आया मध्य प्रदेश। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो आप तीसरा यहाँ पे आ रहा है छत्तीसगढ़, तीसरा छत्तीसगढ़ आ रहा है, ये पीला वाला भाग, तीसरा छत्तीसगढ़। फिर चौथा झारखंड है, फिर पांचवा पश्चिम बंगाल है। फिर आगे बढ़िए, पांचवा के बाद छठवां कहाँ पे है, यहाँ त्रिपुरा है, और छठवां और फिर सातवां यहाँ पे मिजोरम दे रहा है, सातवां मिजोरम है। और पश्चिम बंगाल है तो देखिए कितना हुआ, गुजरात 1, मध्य प्रदेश 2, लेकिन यहाँ पे आप भूल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे राजस्थान की सीमा भी छू रही है, राजस्थान की सीमा भी कर्क रेखा को छू रही है थोड़ा सा। तो इसीलिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये हो गया 8 प्रदेश। ये क्रमवाई आप देख रहे हैं इसलिए कि जैसे कि आपको याद भी बना रहे, याद रहे कि अब यहाँ से देखिए, इधर से चलिए, ये मिजोरम है, कर्क रेखा पर स्थित है। त्रिपुरा भी ये कर्क रेखा पर है। फिर आगे बढ़ेंगे तो पश्चिम बंगाल भी है, फिर यहाँ पे झारखंड भी है, फिर ये छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसके बीच में थोड़ा सा भाग यहाँ आपका राजस्थान का भी मिला हुआ है। इसलिए सब मिलाकर के 8 राज्य कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और यह 8 राज्यों से होकर के जाती है। तो ये हमने आपको बताया कि भारत के ऊपर कितने प्रदेशों के ऊपर से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, 8। कौन कौन सा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, मिजोरम। अब हम आपको ये बताएंगे कि भारत का मानक समय, जैसे कर्क रेखा आप जान लिए हैं उसी प्रकार से भारत का मानक समय भी देखिए कि भारत का मानक समय कहाँ पे है, किसके निकट है। तो आइए इसको देखते हैं, भारत का मानक समय। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको इसको थोड़ा सा वैसे ही बता दें कि भारत का मानक समय जिस प्रकार से पूरे ग्लोब में एक देशांतर रेखा होता है जो प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है, उसको विश्व का मानक समय माना गया है, विश्व का मानक समय माना गया है। और उसी प्रकार से भारत का भी मानक समय है। भारत का मानक समय भी कहाँ पे है, 82.5 अंश पर है। और विश्व का मानक समय कहाँ पर है, 0 अंश पर, 0 अंश देशांतर रेखा पर है। और 0 अंश देशांतर रेखा से 82.5 अंश पूरब की तरफ, 82.5 अंश पूरब की तरफ आपका क्या है, ये आपका भारत का मानक समय है, भारत का मानक समय। आइए इसको देखते हैं। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली, मिर्जापुर के पास से गुजरने वाली 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश यहाँ पर नैनी के पास यहाँ से उत्तर प्रदेश के पास, उत्तर प्रदेश में ही नैनी के पास इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को ये माना गया है। इसको कैसे माना जाता है इसको हम आपको बता दे रहे हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये 82.5 अंश है, ये 82.5 अंश पे माना गया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत काम का चीज़ है इसलिए इसको आराम से देखते जाइए। ये भारत का मानक समय 82.5 अंश पर है, 82.5 अंश पर। और जब भारत का मानक समय 82.5 अंश पर है, 82.5 अंश पे है, तो ये मानक समय
82.5 पे है, तो कैसे हमको ज्ञात होता है कि क्यों कहा जाता है कि भारत आपका 5.5 घंटा आगे है? भारत आपका 0 देशांतर से 5.5 घंटा यानी कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये किस प्रकार से है? तो इसको थोड़ा सा आप अगर देख लीजिए तो अच्छा रहेगा। आइए देख लेते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, एक एक रेखा ऊपर से नीचे खींची गई है, एक एक रेखा देख रहे हैं ऊपर से नीचे खींची गई है, और इधर से इधर भी खींची गई है। लेफ्ट माने कि पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई है और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती है इसे क्या कहते हैं? इसे देशांतर रेखा कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए एक देशांतर रेखा है, एक देशांतर रेखा है, इसे हम कहते हैं प्रधान देशांतर रेखा। इसे हम क्या कहते हैं? प्रधान देशांतर रेखा। प्रधान देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? GMT। इसे GMT कहा जाता है। GMT क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ग्रीनविच मीन टाइम है। ग्रीनविच मीन टाइम है, यही पूरे विश्व का मानक समय है, इसीलिए इसको GMT कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम। अब आगे आपको ये देखना है कि हम देशांतर के बारे में बता रहे थे कि 82.5 अंश क्यों इसको कहा गया है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी को, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी जो होती है 4 मिनट की होती है। कितना? 4 मिनट। इस प्रकार से 4 मिनट की होती है। और इसी प्रकार से आप देख लीजिए, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी 4 मिनट होती है, तो यहाँ 82.5 यानी कि 82 देशांतर रेखा है। 82 और 83 देशांतर रेखा के बीच में है। तो 82 गुणे आप 4 कर देंगे, 82 गुणे 4 कर देंगे और फिर 82.5 है और 2 उसमें जोड़ भी देंगे, तो ये आपका 5 घंटा 30 मिनट हो जाता है। इसको और विस्तार से बताने के लिए हम अगले वीडियो में आपको बता सकते हैं कि देशांतर अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, क्योंकि इसमें समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि हम इसमें मुख्य चीज़ें बताने चल रहे हैं। केवल इतना जानते रहिएगा कि 82.5 अंश जो ग्रीनविच मीन टाइम होता है उससे पूरब की तरफ 82.5 यानी कि 82 और 83 रेखा देशांतर रेखा के बीच में है। और जहाँ पर बीच में है ये आपके उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। अब हम आपको जो बता रहे थे कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच मीन टाइम से यानी कि GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी कि आगे का मतलब पूरब की साइड में है, तो आगे चल रहा है। फिर आगे हम आपको बताएंगे कि 82.5 अंश जो पूर्वी देशांतर होता है, 82.5 अंश जो पूर्वी देशांतर होता है, ये 5 राज्यों के ऊपर से होके गुजरती है। कितना? 5 राज्यों के ऊपर से होकर के गुजरती है। अब ये 5 राज्य कौन है कि जहां पर भारत का मानक समय गुजरता है? भारत का मानक समय कहां से गुजरता है? तो आप देख रहे हैं ये भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश यहाँ नैनी के पास से गुजर रहा है, नैनी के पास से गुजर रहा है। तो इसका मतलब है कि 82.5 अंश, यहाँ पे देखिए 80 लिखा है, यहाँ पे देखिए 84 लिखा है, तो 84 वाली रेखा है और ये 80 वाली रेखा है। तो 80 और 84 रेखा के बीच से गुजर रही है, 80 और 84 रेखा के बीच से गुजर रही है। तो इसका मतलब है कि ये प्रदेश आपके भारत के मानक समय में आएंगे। कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ रहा है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ रहा है। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश आ रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो भारत का मानक समय 5 प्रदेशों के ऊपर से होकर के गुजरती है, जो 82.5 अंश पर है। ये 80 वाली रेखा खींची गई है देशांतर रेखा, और ये 84 वाली देशांतर रेखा खींची गई है। 80 और 84 यानी कि 82 और 83 रेखा के बीच से होकर के गुजर रही है। और इस रेखा के बीच में यह रेखा 5 प्रदेश के ऊपर से होकर के गुजरती है। तो 5 प्रदेशों का नाम आप याद रखिएगा, जिसका नाम है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यानी शुरू से ही,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो 5 प्रदेश के ऊपर से भारत का मानक समय गुजरता है, इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को हम ऊ कहते हैं। क्या ऊ कहते हैं? ये उत्तर प्रदेश है। ये आपका मध्य प्रदेश है, इसे हम म लिख देते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का हम यहाँ पे 6 लिखते हैं, छत्तीसगढ़। फिर उड़ीसा, उड़ीसा को हम ओ लिख सकते हैं या वो भी लिख दें ओ। अब फिर आंध्र प्रदेश आ। अब देखिए ये 5 प्रदेश के ऊपर से होकर के भारत का मानक समय गुजरता है और जिसे हम क्या कहते हैं? उमछौआ। ध्यान रखिएगा, उमछौआ ये भारत का मानक समय है दोस्तों, उमछौआ। ये 5 प्रदेशों के ऊपर से होकर के भारत का मानक समय गुजरता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में पूछता है कि भारत का मानक समय कितने प्रदेशों के ऊपर से होकर के गुजरता है। तो ठीक, अब इसके बाद हम आपको अगले दिन बताएंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखा। हमारी क्लास अखिलेश एजुकेशन जौनपुर की जो 6 बजे शाम को रोज चलती है, आप ध्यान से आप इस क्लास को करते चलिएगा। जैसे टेट की परीक्षा होने वाली है, हम टेट से संबंधित सारा चीज़ अब बताते चल रहे हैं और जब नोटिफिकेशन जारी हो गया तो हम आपको विधिवत हर सब्जेक्ट का क्लास चलाएंगे। तो दोस्तों फिर अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।